हेलो सीए स्टूडेंट्स, मैं सीए संदीप सिलोदिया फिर लेके आया हूँ एक और नई क्लास। इसके अंदर हम कैपिटल गेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 होने वाला है कैपिटल गेन। इसके अंदर हम कैपिटल एसेट्स के ऊपर होने वाले गेन से रिलेटेड टैक्सेशन के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर क्या क्या कवर करने वाला है? इस चैप्टर में हम कवर करेंगे टैक्सेशन ऑन कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब क्या हुआ? कोई भी कैपिटल एसेट्स उसको ट्रांसफर करने से प्रॉफिट या गेन हुआ, उसे हम कैपिटल गेन बोलेंगे। ये 5 हेड में से एक हेड कैपिटल गेन के अंदर कवर होने वाला है। तो चैप्टर नंबर 4 बोलता है दिस चैप्टर्स कवर्स द टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन इंक्लूडिंग द चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या हुआ कि कैपिटल गेन कब लगाया जाएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर की जाती हैं और क्या कवर नहीं किया जाता, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, डेफिनेशन के अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि किस किस को इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूजन क्या है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। ठीक है। ऑफ कोर्स इंडियन इनकम टैक्स लॉ के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं चैप्टर कैपिटल गेन, चैप्टर नंबर 4 हमारा। तो सेक्शन 45 हमें बताता है कि कैपिटल गेन कब चार्ज किया जाएगा, कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है। तो सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन है हमारा। ये बोलता है एनी प्रॉफिट और गेन, यानी कि कोई भी प्रॉफिट हुआ हो, गेन हुआ हो। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे लॉस की बात नहीं कर रहे हैं। लॉस की बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टैक्स कब कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट। तो टैक्स कलेक्ट करेगी गेन होने पे या प्रॉफिट होने पे। ऑल्दो लॉस होने पे उसे सेट ऑफ वगैरह किया जाएगा, वो हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में। अभी हम बात कर रहे हैं कि कोई भी प्रॉफिट या गेन जो ट्रांसफर करने पे, देखो ध्यान से समझना, ट्रांसफर करने पे, यानी कि अगर मान लो मुझे इस प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर, ये 3 तरह के ईयर हम जनरली देखते हैं। अब इनका मतलब समझते हैं एक-एक करके। लेट्स सपोज एक कोई मैंने ईयर ले लिया जो एक्स से स्टार्ट हुआ है, वाई पे खत्म हुआ है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च पे खत्म हुआ है। इसमें आपको गेन हुआ, ठीक है? लेकिन इसका जो टैक्स पे किया जाएगा साल खत्म होने के बाद किया जाता है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आप 31 मार्च के बाद अपनी कैलकुलेशन करोगे कि मुझे इस साल में कितना गेन हुआ। उस गेन के ऊपर आप टैक्स पे करते हो। तो ये जो अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। लेकिन वही टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बोला जाता है प्रीवियस ईयर। ठीक है? प्रीवियस ईयर क्यों बोला जाता है, इसको ध्यान से समझना। अब मैंने बोला 2 साल हो गए हमारे। इस साल में हम असेस करेंगे हमारा टैक्स कितना बना है इस साल का। नेक्स्ट वाले ईयर में हम ये असेस करते हैं कि हमारा पिछले अभी जो रिसेंटली साल गया है उसमें टैक्स कितना बनता है। तो इसीलिए हम इस वाले साल को बोलते हैं असेसमेंट ईयर, क्योंकि यहाँ पे असेस कर रहे हैं, और इसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर कि जस्ट पिछले वाले साल में कितना टैक्स बनता है जो मुझे इस साल में पे करना है। तो इसीलिए अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, लेकिन वही टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और ये बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ठीक है, समझ आती है बात? तो मैंने बोला कि कोई भी प्रॉफिट या गेन जो ट्रांसफर होने से, ट्रांसफर जब हुआ तभी के तभी हमें टैक्स पे करना है, उसी साल में हमें टैक्स पे करना है। लेट्स से इस साल में, इस प्रीवियस ईयर में मैंने ट्रांसफर किया है, इसका जो असेसमेंट ईयर आएगा इसमें मुझे पे कर देना है। ठीक है। अब इसकी कंसिडरेशन चाहे फ्यूचर में कभी भी मिली हो, उससे मतलब नहीं है। जब ट्रांसफर किया तभी हम कैपिटल गेन में उसे चार्ज कर लेंगे। चार्जिंग सेक्शन यही बताता है। ठीक है। तो चार्जिंग सेक्शन क्या बोल रहा है? एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऑफ अ कैपिटल एसेट्स अफेक्टेड इन प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर हुआ उसी के असेसमेंट ईयर में आपको पे कर देना है। ठीक है। विल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स, इसमें हम इनकम टैक्स चार्ज कर लेंगे। लेकिन किस हेड में? कैपिटल गेन में। आपको पता होगा 5 हेड है हमारे। ठीक है। पीजीबीपी, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी एंड अदर सोर्सेज। ठीक है। तो उसके किस हेड में कवर किया जाएगा? ये कैपिटल गेन में कवर किया जाएगा। समझ आती है बात? ठीक है। और ये कैपिटल गेन कब माना जाएगा? उसी साल में, उसी प्रीवियस ईयर में माना जाएगा डीम्ड, माना जाएगा जिसमें ये ट्रांसफर हुई है। तो इसीलिए यहाँ पे एक और एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ट्रांसफर कब माना जाएगा और कैपिटल एसेट्स में किस किस चीजों को कवर किया जाएगा और किसको छोड़ा जाएगा। ठीक है। तो अब मैं आगे मूव कर रहा हूँ जिसमें मैं कैपिटल एसेट्स के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ। सो नेक्स्ट, कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन के हम बारे में बात करेंगे। हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सेक्शन 2 में होती है। ठीक है, सेक्शन 2 में होती है। तो सेक्शन 2 14 हमें कैपिटल एसेट्स के बारे में बताता है।
अब अगर यहाँ पे ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सब दुनिया की हर एक चीज को कैपिटल एसेट्स में कवर कर लिया गया है, बट ऐसा नहीं है। सो क्या कहते हैं, डेफिनेशन 214 क्या बता रही है, सेक्शन 214 हमें क्या बता रहा है, कैपिटल एसेट्स मींस, कैपिटल एसेट्स में किन किन चीजों को कवर किया जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड यानी कि दुनिया की हर एक चीज, दुनिया की हर एक प्रॉपर्टी जिसे एसएससी जो है हमारा है वो ओन करता है, ठीक है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर ना हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर ना हो, कोई भी एसएससी हेल्ड कर रहा है कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर ना हो, इसे हम कैपिटल एसेट बोलेंगे। लेकिन बात ये आती है कि सर मेरे पास तो मेरा पर्सनल फोन है, मेरा लैपटॉप है, क्या ये भी कैपिटल एसेट है? तो नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें कैपिटल एसेट के दायरे से बाहर है, वो हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैंने क्या बताया कि कोई भी एसएससी कुछ भी हेल्ड करता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैपिटल एसेट्स, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या प्रोफेशन से रिलेटेड हो या फिर ना हो, ठीक है। दूसरा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कुछ फॉरेन के ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिक्योरिटी में, इंडिया में सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो कोई भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करें, अगर वो उसे ट्रांसफर करेंगे, देखो सेल करेंगे कंसिडरेशन आएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, ट्रांसफर करेंगे। अब आप बोलोगे सर हर चीज को ट्रांसफर मान लें क्या? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एसेट है, मैंने किसी के नाम पे ट्रांसफर कर दी, वो मैंने अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दी, मैंने अपनी मम्मी के नाम पे ट्रांसफर कर दी, तो क्या कैपिटल गेन लग जाएगा? उसके भी एक्सक्लूजन्स है। तो मैंने वही बताया कि हम कैपिटल एसेट्स को डिटेल में पढ़ रहे हैं, ऐसे ही हम ट्रांसफर को भी पढ़ेंगे कि कब ट्रांसफर माना जाएगा, कब ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने दो चीजें बताई, कैपिटल एसेट्स के अंदर दो चीजें कवर की जाएंगी, प्रॉपर्टी जो एसएससी हेल्ड करता है, दूसरा सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। एक होता है यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, इसे भी हम कैपिटल एसेट की कैटेगरी में ट्रीट करेंगे, पर सिर्फ उनको जो 1010 डी में एग्जेम्प्ट नहीं है, ठीक है। तो एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी टू विच एग्जेम्पशन डज नॉट अप्लाई, जिसके ऊपर एग्जाम्पशंस नहीं लगेगी वो। अब ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी होती क्या है, इसको समझ लेते हैं। लेट सपोज मैंने बोला आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, ये सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि ये सबको समझ में आता है। आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, उसको ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने पे आपके ऊपर लग जाएगा कैपिटल गेन, ठीक है। बट आपने सोचा एक काम करते हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी है, मैं उसको पैसा देता हूँ, मेरा इंश्योरेंस भी हो गया, और वो इंश्योरेंस कंपनी आगे इस फंड को इन्वेस्ट कर देती है फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। फिर वहां से जब वो गेन आता है तो वो आपको कुछ शेयर भी देती है, तो गवर्नमेंट ने इसे भी पकड़ लिया। गवर्नमेंट ने बोला ये तो बड़ी चालूपंथी हो गई, आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो, शेयर्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट उस पे भी क्या लगा देगी, कैपिटल गेन लगा देगी, बट हाँ उसके कुछ एग्जम्पशंस हैं, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब मैंने बोला था यहाँ पे कि क्या सब चीजों को कैपिटल एसेट्स माना जाएगा, तो मैंने बोला नहीं, इसके कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, उन्हें हम कैपिटल एसेट्स की कैटेगरी में ट्रीट नहीं करते। वो क्या क्या है, आइए उन्हें देखते हैं। नंबर वन, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो स्टॉक इन ट्रेड, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, देन डिटेल में पढ़ेंगे स्टॉक इन ट्रेड। नंबर टू, पर्सनल इफेक्ट्स की जो आइटम होती है, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, हमारे पास जो ज्वेलरी पड़ी है वो सब, वो यहाँ पे कवर की जाएंगी, ठीक है। कोई एग्रीकल्चर लैंड होगी जो रूरल एरिया में है, उसे भी हम कैपिटल एसेट्स की कैटेगरी में नहीं डालते, उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ठीक है। और कुछ बॉन्ड्स एंड डिपॉजिट्स हैं, उसके ऊपर भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहले स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। अब अगर मैं किसी भी चीज का बिजनेस करता हूँ, अगर मैं किसी भी चीज का बिजनेस करता हूँ यानी कि ट्रेड करता हूँ, मैं उसे खरीदता हूँ और आगे सेल करता हूँ, तो ऑफ कोर्स ये मैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहा हूँ। तो क्या उस प्रॉफिट को भी, उस गेन को भी कैपिटल गेन मान लिया जाएगा? तो नहीं बच्चे, उसको हम बिजनेस में यानी कि पीजीबीपी जो हेड होता है उसके अंदर टैक्स करते हैं, ठीक है। उसको कैपिटल गेन की कैटेगरी में नहीं डाला जाता, कोई भी स्टॉक जिसका हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हेडिंग है जो होगी इसकी। अब ये जो लिखा हुआ है ना, हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड, ये ऊपर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो कैपिटल एसेट्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं
कैपिटल एसेट्स मीन्स दिस बट इट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड। ये सिर्फ हेडिंग के पर्पज से डाला हुआ है, ये मत सोचना कि इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ हेडिंग के पर्पज से डाला हुआ है। सो कैपिटल एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा? स्टॉक इन ट्रेड इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एनी स्टॉक इन ट्रेड, देखो लेकिन ध्यान से समझना, अदर देन सिक्योरिटी रेफर्ड इन बी अबव, ठीक है। डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। अब वो चाहे कंज्यूमेबल्स हो, रॉ मटेरियल हो, फिनिश गुड्स हो, कुछ भी हो, बस अगर वो स्टॉक की तरह हेल्ड कर रहे हैं बिजनेस में तो उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि कोई भी एसेट जो होगी, क्या वो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो कैपिटल एसेट है या नहीं है? नहीं, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम उसे ट्रीट कैसे कर रहे हैं। क्या मैं उसका ट्रेड करता हूँ, क्या मैं उसका बिजनेस करता हूँ, या उसे मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हेल्ड करता हूँ। उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा कि वो स्टॉक में आएगा या फिर नहीं आएगा, उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा या फिर नहीं लगेगा। सो एक नोट बना दिया यहाँ पे, वेदर अ पर्टिकुलर एसेट इज स्टॉक इन ट्रेड और कैपिटल एसेट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, बट द मैनर इन इट विच द सेम इज हेल्ड, उसको हम किस तरीके से हेल्ड करते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। जैसे कि अभी मैंने बताया, अगर हम उसको ट्रेड करने के लिए कर रहे हैं तो स्टॉक हो जाएगा, लेकिन अगर उसको हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए कर रहे हैं तो वो हमारा कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आ जाएगा, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, ठीक है। अब कोई बिल्डर है, वो इस बिल्डिंग को अपने पास हेल्ड करता है। अब बिल्डर क्योंकि सेल और परचेज किसको कर रहा है? बिल्डिंग को ही कर रहा है, तो उसके लिए स्टॉक हो जाएगा। बट वहीं पे अगर हम लोग जिनका काम बिल्डिंग को सेल परचेज करना नहीं है, तो उसके केस में वो कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आ जाएगी, राइट। नीचे इसी का एग्जाम्पल दे रखा है एक डीलर का, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। सो सेकंड, हमने पढ़ा कैपिटल एसेट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा स्टॉक एंड ट्रेड इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा, पर्सनल इफेक्ट्स की जो आइटम होगी उसे भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एक्सक्लूजन नंबर 2 क्या है? पर्सनल इफेक्ट, ठीक है। अब जो इसमें मूवेबल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, लेट से मेरी गाड़ी, मेरा फोन, मेरा लैपटॉप, ठीक है, इन सब चीजों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके अंदर हम वेयरिंग अपीयरेंस की भी बात कर रहे हैं, फर्नीचर्स की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हमने पर्सनल यूज के लिए हेल्ड करके रखी हुई है, चाहे वो मैंने रखी हो या जो फैमिली मेंबर मेरे डिपेंडेंट है उन्होंने रखी हुई हो, ठीक है। क्योंकि टैक्सेबिलिटी भी मेरे हाथ में आती है, क्योंकि वो डिपेंडेंट अगर होते हैं तो बेनिफिट भी मुझे मिलता है, टैक्सेबिलिटी भी मेरे हाथ में आती है, राइट। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात ये है, मैंने बोला कैपिटल एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा? पर्सनल इफेक्ट की आइटम्स इंक्लूड नहीं की जाएगी। मोबाइल, लैपटॉप, कार, ठीक है, फर्नीचर, कोई वेयरिंग अपीयरेंस हो गए, ज्वेलरी वगैरह, ये सब सारी चीजें मैंने एक बार को बोला कि वो पर्सनल इफेक्ट की आइटम्स है, तो उसे मैं कैपिटल एसेट्स में ट्रीट नहीं करूंगा। बट उसका भी एक्सक्लूजन है, यानी कि माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, यानी कि एक्सक्लूजन का एक्सक्लूजन क्या हो गया? कि इंक्लूड करेंगे हम, ठीक है। ज्वेलरी, अगर कोई ज्वेलरी है, ठीक है, तो उसे हम कैपिटल एसेट्स मानेंगे। ध्यान से समझना, एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? एक्सक्लूजन का एक्सक्लूजन है, यानी कि इसे इंक्लूड किया जाएगा कैपिटल एसेट्स की कैटेगरी में। ज्वेलरी, देखो अब क्या हुआ, गोल्ड की मैंने ज्वेलरी खरीद ली, ठीक है, अब मैंने उसे सेल किया, ट्रांसफर किया, तो उस केस में उसके ऊपर जो भी गेन होगा उसे हम कैपिटल गेन की कैटेगरी में ट्रीट करेंगे, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, जैसे आपने देखा होगा मूर्तियां वगैरह होती हैं, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस में क्या हो गया, जैसे कि पुरानी टाइप की कोई भी चीजें, बर्तन वगैरह हो गए, वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, पुराने पुराने जमाने की चीजें उसे बेचते हैं, महंगे में ट्रांसफर करते हैं, तो उसके ऊपर अगर गेन होगा तो वो कैपिटल एसेट्स की कैटेगरी में आएगा, कैपिटल गेन की कैटेगरी में आएगा, राइट। फिर ड्राइंग, ड्राइंग भी एक बहुत बड़ी चीज है जिसके अंदर गेन लोग करते हैं, वो भी हमारे इधर कवर होगा। ड्राइंग एंड पेंटिंग्स भी कवर हो जाएगी, स्कल्पचर, मूर्तियां वगैरह सब कवर हो जाएगी, और कोई भी आर्ट वर्क, ठीक है। क्योंकि आर्ट वर्क बेसिकली क्या होता है, उसकी कॉस्टिंग बहुत कम होती है लेकिन उसे करोड़ों में बेचा जाता है, तो वो सब कैपिटल गेन की कैटेगरी में आएगा। ऑल्दो वो आपके पर्सनल आइटम्स हैं, बट अगर आप उसे बेचोगे तो वो कैपिटल गेन उसके ऊपर लग जाएगा, राइट। जो अभी मैंने आपको बताया एक्सक्लूजन का एक्सक्लूजन, उसी का हमने यहाँ पे नोट दे दिया। मीन्स अबव ए टू एफ विल बी कंसिडर एज कैपिटल एसेट, यानी कि यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ए से लेके एफ तक की, तो ये सब हम कैपिटल एसेट्स की कैटेगरी में ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। फिर नीचे हमने ज्वेलरी का मीनिंग दे दिया। ज्वेलरी में अब क्या होता है आपको पता ही है, ऑर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है, कोई प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, वो सारे के सारे डेफिनेशन में आ जाएंगे ज्वेलरी में, तो इसे हम कैपिटल एसेट्स मानते हैं। ज्वेलरी इज अ कैपिटल एसेट, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसके ऊपर जो भी प्रॉफिट और गेन होगा वो कैपिटल गेन ट्रीट किया जाएगा, राइट।
मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सक्लूजन नंबर 3, एक्सक्लूजन नंबर 3 क्या कहता है कि कोई एग्रीकल्चर लैंड है जो रूरल एरिया में है तो उसे हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, उसे बेचने से जो गेन होगा उस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब ऐसा क्यों? देखो, जो किसान लोग हैं, ठीक है, गांव में रहते हैं, उनके पास अपनी लैंड है, अब उसे वो बेच रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि इसके ऊपर टैक्स दो, बड़ा अजीब सा लग रहा है, ठीक है। अब रूरल एग्रीकल्चर लैंड होती क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग है, बोला हुआ है एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया विच इज नॉट सिचुएटेड इन एनी स्पेसिफिक एरिया, यानी कि कुछ गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक एरिया बता दिया है, इसके अंदर वो लैंड है, तो वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, वो है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, उसे कैपिटल एसेट भी माना जाएगा, उसके ऊपर कैपिटल गेन भी लगेगा। यानी कि अगर वो इस स्पेसिफाइड एरिया में नहीं है तो ही उसे हम एग्जेम्प्ट करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड जो स्पेसिफाइड एरिया में नहीं है तो हम उसे रूरल एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे और उसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे, अदरवाइज लेंगे। अब भाई ये क्या है स्पेसिफाइड एरिया, इस बात को ध्यान से समझते हैं। तो लो क्या कहता है कोई भी ऐसा एरिया जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा यानी कि वहां पे 10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, तो उसे हम रूरल एरिया नहीं बोलते, क्योंकि सोचने वाली बात है ना, जहाँ पे 10,000 लोग रहते हैं दैट मीन्स वो गांव देहात तो नहीं होने वाला, वो सिटी टाइप का हो गया, ठीक है। अब हो सकता है उसके आसपास छोटे छोटे गांव हो, लेकिन बीच में एक अगर बड़ा एरिया है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, वहां पे जो भी लैंड होगी वो हो जाएगी हमारी अर्बन लैंड, और उसके ऊपर बेचने पे हमें कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। समझ आती है बात? ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, कोई भी एरिया जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है वो हमारा हो जाएगा अर्बन एरिया, और उसमें जो भी लैंड होगी उसे बेचने पे कैपिटल गेन लगेगा। क्लियर है? अच्छा, अगर 10,000 से कम है तो भाई वो रूरल की कैटेगरी में आ जाएगा, और वहां पे जो लैंड लैंड होगी उसे बेचने पे हमें कैपिटल गेन नहीं पे करना पड़ेगा, राइट? ठीक है। लेकिन अब और मजेदार बात है, मैंने बोला इस एरिया की जो पॉपुलेशन है 10,000 से ज्यादा है, तो यहाँ पे तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है, इस लैंड को बेचने पे तो टैक्स लगेगा लगेगा। लेकिन अगर इसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है और 1 लाख तक है, तो इसके साथ के थोड़े से और एरिया को कवर कर लिया जाएगा, क्योंकि ये जो लोग हैं ये सिर्फ यहीं नहीं रहेंगे ना, थोड़ा बहुत बाहर भी जाएंगे आएंगे, ठीक है, ऐसे समझो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो लैंड होगी, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग रह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी लैंड को यहाँ भी खरीद लेंगे ना अपने नाम पे। तो गवर्नमेंट ने बोला ये भी जो लैंड होगी इसे भी हम क्या मानेंगे, अर्बन लैंड मान लेंगे, और उस पे हम कैपिटल गेन आपसे ले लेंगे। समझ आती है बात? इसी तरीके से अगर 10,000 से ज्यादा, ठीक है, और 1 लाख तक है, तो 2 किलोमीटर को कवर कर लेंगे। 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है तो और बड़ी एरिया को कवर करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे और ज्यादा लोग रह रहे हैं, वो और ज्यादा एरिया में लैंड खरीद लेंगे, ठीक है, और उसे सेल परचेज करेंगे, तो गवर्नमेंट ने बोला हम उसके ऊपर भी टैक्स ले लेंगे। मैंने बोला और 10 लाख लोग रहते हैं यहाँ पे, तो वो और बड़े एरिया को कवर करेंगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला इसको भी हम क्या करेंगे फिर, अर्बन लैंड मानेंगे, उस पे हम टैक्स लेंगे आपसे, राइट। तो 10,000 से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा, और 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर तक का एरिया यहाँ पे कवर किया जाता है, राइट। तो इस टेबल के अंदर हमें यही बताया गया। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने बोला रूरल एग्रीकल्चर लैंड को एग्जेम्प्ट किया गया है। अब रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या होती है, जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है, लेकिन अगर 10,000 से ज्यादा है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उस लैंड पे टैक्स लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर 10,000 से ज्यादा है, ठीक है, 10,000 से 1 लाख तक है, तो हम 2 किलोमीटर एरिया को भी कवर कर लेंगे। 1 लाख से 10 लाख तक है तो हम 6 किलोमीटर एरिया को भी कवर कर लेंगे, और 10 लाख से भी ज्यादा है तो हम 8 किलोमीटर तक के एरिया को भी कवर कर लेंगे। वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया ऐसा क्यों होता है, राइट। तो ये डिस्टेंस क्राइटेरिया है, अर्बन को डिफाइन किया गया इसके अंदर, तो जो भी अर्बन में आ गया उसके ऊपर टैक्स लगेगा, जो रूरल में आएगा यानी कि इसमें नहीं आएगा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट वाले को कवर करते हैं। यहाँ पे जो एक्सक्लूजन है 4, 5, 6 सारा साथ में दे दिया, क्योंकि ये पहले चीजें हुआ करती थी, अब ये ऑलमोस्ट नहीं है, तो आप ये समझो कि इन्हें सिर्फ आपको पढ़ के छोड़ देना, डिटेल में इतना जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहते हैं कि 1977 में ना गवर्नमेंट ने कुछ गोल्ड बॉन्ड इशू किए थे, ठीक है, उन्हें भी हम कैपिटल एसेट नहीं मान रहे हैं और उस पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं। क्यों? गवर्नमेंट बेसिकली ने प्रमोट कर रही है, और ये बहुत पुरानी बातें हो गई, तो गवर्नमेंट ने बोला इसके ऊपर अब हम कैपिटल गेन की बात नहीं करेंगे। सिमिलरली स्पेशल बिलियर बॉन्ड थे 1991 में इशू हुए थे, इसके ऊपर भी हम कैपिटल गेन नहीं लेने वाले आपसे, ठीक है।
इसी तरीके से गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स हैं 1999 में, इसके ऊपर भी हम यहाँ पे टैक्स नहीं लेने वाले आपसे, ठीक है। तो थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ मैं इस, हमने सबसे पहले पढ़ा चैप्टर नंबर 4 के अंदर कैपिटल गेन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मैंने बताया क्या क्या पढ़ेंगे, इसको अब यहाँ से स्किप करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन है, जो बताता है कि ट्रांसफर अगर होगी कैपिटल एसेट तो हम कैपिटल गेन की कैटेगरी में आ जाएंगे, उसके ऊपर हमें कैपिटल गेन देना पड़ेगा। ट्रांसफर की मीनिंग अभी मैंने आपको नहीं बताई, मैंने कैपिटल एसेट की मीनिंग आपको बताई। मैंने बोला कैपिटल एसेट्स के अंदर 3 चीजें इंक्लूड की जाएंगी, 1 2 3, ठीक है। और क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो इसके अंदर हमने 6 आइटम्स की बात की। 1 स्टॉक इन ट्रेड, नंबर 2 पर्सनल इफेक्ट की बात की, नंबर 3 हमने बात की लैंड के बारे में, और नंबर 4 5 6 हमने बात की कुछ बॉन्ड्स एंड डिपॉजिट्स के बारे में, ठीक है। तो इसकी समरी बनाई हुई है नीचे। ऑफ कोर्स ये इंस्टीट्यूट की बुक के अंदर ही गिवन है, ठीक है, कि कैपिटल सेट की डेफिनेशन में क्या चीजें आएंगी, ये 3 चीजें आएंगी, ठीक है। अब इनमें से क्या क्या चीजें नहीं आएंगी उसके बारे में हमने पढ़ा, स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट, रूरल एग्रीकल्चर लैंड और बाकी सारी चीजें, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पर्सनल इफेक्ट में भी कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, पर्सनल इफेक्ट में भी कुछ एक्सक्लूजन्स है। ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह, स्कल्पचर्स वगैरह और कोई भी आर्ट वर्क होगा वो, ठीक है, वो उसमें पर्सनल इफेक्ट में नहीं इंक्लूड किया जाएगा, मतलब वो कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आएगा, राइट। तो इसको हम यहीं पे सम अप कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा ट्रांसफर को लेके। योर जर्नी टू एक्सीलेंस बिगिंस हियर। पढ़ते रहिए स्लोदिया क्लासेस के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।